नमस्कार। हम सभी भौतिकवादी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें यह जानना आवश्यक है कि पैसे कैसे काम करता है। इस प्रकार के ज्ञान को रखकर ही हम अर्जित धन को ठीक से मैनेज कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने धन के कार्यों पर चर्चा किया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाजार या किसी अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को कैसे गणना किया जाता है। मान लीजिए कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार को चलाने के लिए मेरे घर में पैसे की सप्लाई कैसी है, कम है या ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसी के आधार पर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना बना सकता हूं और इसकी ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर सकता हूं। इसलिए अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे परिवार के पास पैसे की कितनी आपूर्ति है और इस आपूर्ति के आधार पर मैं इसके विकास के लिए उचित योजना बना पाऊंगा। ऐसा ही मामला एक देश के साथ है। देश के मुखिया को यह पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में पैसे की कितनी आपूर्ति है। यदि अर्थव्यवस्था में पैसे की अधिक आपूर्ति है तो यह अवस्था मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की अवस्था होती है, और यदि इसमें पैसे की आपूर्ति कम हो तो यह स्थिति डिफ्लेशन या अपस्फीति होती है। दोनों ही स्थितियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए एक देश को धन की आपूर्ति या मनी सप्लाई के संबंध में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि कोई देश अपने भौगोलिक क्षेत्र में धन की आपूर्ति का हिसाब कैसे कर सकता है। हम जानते हैं कि यह किसी भी देश का केंद्रीय बैंक के पास मनी सप्लाई का रिकॉर्ड रखता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा आपूर्ति की गणना करता है। यह अपेक्स इंस्टीट्यूशन भारत में मुद्रा आपूर्ति की गणना करने के लिए 4 विकल्प अपनाती है। इन 4 विकल्प है M1, M2, M3 और M4। M शब्द का अर्थ मनी है। पहले 2 प्रकार M1 और M2 नैरो मनी कहलाता है और बाकी M3 और M4 ब्रॉड मनी कहलाता है। नैरो मनी वह है जो सिक्कों और मुद्राओं के रूप में सबसे अधिक तरल अवस्था में उपलब्ध रहता है, जबकि ब्रॉड मनी वह है जो कम से कम तरल अवस्था में उपलब्ध रहता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, गिल्ड्स हो गया इत्यादि इत्यादि। अब विस्तार से M1 पर चर्चा करते हैं। RBI के अनुसार M1 वह सब है जिसमें हम सब का कैश डिपॉजिट, वाणिज्यिक बैंकों में जमा डिमांड डिपॉजिट और अन्य तरह के डिपॉजिट से शामिल है। हम इसे M1 बराबर C+DD+OD के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ C जनता के पास रहने वाला धन है। यह वैसा धन है जिसे हम खर्च करने के लिए अपने वैलेट में रखते हैं, जबकि DD अर्थात डिमांड डिपॉजिट वह है जो हम बैंक में रखते हैं। मान लीजिए कि हम 40,000 रुपया प्रति माह कमाई करते हैं। इस राशि में से यदि हम अपने पास नगद 10,000 रुपया रख लेते हैं और बाकी 30,000 बैंक में, तब अपने पास रखी गई 10,000 की राशि को C कहेंगे और 30,000 की राशि जो बैंक में जमा है उसे डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के उपयोग से या ATM कार्ड या एयरटेल मनी इत्यादि इत्यादि द्वारा बैंक में रखी गई राशि को डिमांड करके निकाला जा सकता है, इसलिए यह डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। और हम लोग इस बात को जान लें कि कोविड-19 महामारी के कारण आई लॉकडाउन के दरमियान 2020 में जनता के पास धन में 8.2% की वृद्धि हुई, जबकि डिमांड डिपॉजिट 8% की कमी आई। ऐसा क्यों हुआ, आप जरूर विश्लेषण करें। अब आइए चर्चा करें कि OD अर्थात अदर डिपॉजिट्स क्या होता है। OD का अर्थ है ऐसा डिपॉजिट्स जो न तो जनता के पास होता है और न ही किसी वाणिज्यिक बैंक के पास। OD में विदेशी केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। यह रहा M1 की विस्तृत जानकारी। अब हमें पैसे की आपूर्ति के अगले वैकल्पिक उपाय M2 पर चर्चा करते हैं। इसमें M1 और राष्ट्रीय बचत पत्र NSC अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से शामिल है, जो कि डाकघर में जमा राशि को कहते हैं। इसे M2 बराबर C+OD+DD+NSC के रूप में दर्शाया जा सकता है। M3 को M1 प्लस सावधि जमा अर्थात टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसे मोटे तौर पर M3 बराबर C+DD+OD+ टर्म डिपॉजिट के रूप में दर्शा सकते हैं। और अब चलते हैं अंत में M4 के बारे में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह M3 और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से मिलकर बनता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं M4 बराबर C+DD+OD+ टर्म डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चारों तरह के M4 में M1 शामिल है। ओके, अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक इन 3 वैकल्पिक उपायों की मदद से अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। आशा है हम M1, M2, M3 और M4 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।